वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो अपने प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पिछले लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स एंड द रेस्पिरेशन टॉपिक। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, बोथ द पार्ट ख़त्म करेंगे और टुडे इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ द लाइफ प्रोसेस। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 6 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो लेट गेट स्टार्टेड एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग। अब हम लोग सबसे पहले किस में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे? ह्यूमन बींग्स में। फिर प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और प्लांट्स के बारे में पढ़ने के बाद अल्टीमेटली एक्सक्रीशन टॉपिक पे आएंगे। देखो, जैसे जब हम लोग नॉस्ट्रल्स के मदद से क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, नॉस्ट्रल्स के मदद से ऑक्सीजन या फिर इन शॉर्ट बोलो तो एयर को इनटेक करते हो, ठीक है। और एलिव ऑयली में वो क्या होता है, ये क्या हो गया, एलिव ऑयली। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे O2 दी जाती है और CO2 ली जाती है कि ये नॉस्ट्रल्स की मदद से फिर आउट हो जाए ब्रीदिंग प्रोसेस में। उसके बाद ये जो O2 है ये किसके द्वारा ली जाती हैं? ये जो O2 है ये ब्लड वेसल्स के द्वारा ली जाती है जो यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, और फिर यही ब्लड वेसल्स हेल्प करते हैं इस O2 को ट्रांसपोर्ट करने में हार्ट तक। फिर हार्ट से ये पंप होके अलग अलग सेल तक, सारे के सारे सेल तक पहुँचती है। फिर सेल जो है जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं दैट इज़ द CO2, उसको फिर यही ब्लड वेसल्स कैरी करके लेके आती है हार्ट में। हार्ट फिर पंप करता है और इनको फिर एलिव ऑयली तक पहुंचाता है। फिर एलिव ऑयली से ये आउट ऑफ द नॉस्ट्रल्स कर देता है, मीन्स ब्रीथिंग आउट कर देता है। तो पूरे प्रोसेस में लंग्स ऊपर हो गया, बीच में हार्ट हुआ और नीचे क्या हुआ, दैट इज ऑर्गेन्स। अब हार्ट में क्या प्रोसेस होता है उसको मैं थोड़ा ब्रीफ में दिखाती हूँ। अब ये हुआ, हार्ट में 4 चैम्बर होता है। क्या क्या? ऊपर वालों को लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल ये बोलते हैं। अब यहाँ से आता है एक वेसल, यहाँ से आता है एक वेसल्स जो लेफ्ट ऑरिकल में घुसता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाके ये पम्प्ड होता है। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट होता है और कहाँ तक पहुँचता है, और नीचे ऑर्गेन के पास पहुँचता है, और ऑर्गेन्स में सेल जो इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर ऑर्गेन्स जब CO2 देते हैं तो ये सबसे पहले राइट और ये वेंट्रिकल में आता है। आई एम सॉरी कि मैंने यहाँ पे ए लिख दिया है, दिस इज़ वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में आता है। यहाँ से फिर ब्लड वेसल्स जाते हैं और फिर राइट ऑरिकल से होते हुए लंग्स के पास जाते हैं, और फिर लंग्स से ये आउट ऑफ द बॉडी चले जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस चलता है। लंग्स से पहले ब्लड वेसल्स CO2 लेके आता है, O2 फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से सारे ऑर्गेन्स के पास जाते हैं, ऑर्गेन्स उसका इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेन से CO2 लेके आता है, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में आता है लेके, फिर राइट ऑरिकल में जाता है, फिर उससे लंग्स में जाता है। अब किसको क्या बोलते हैं? जब लंग्स से जो O2 लेके आता है उसको हम लोग बोलते हैं पुल्मोनरी वेन्स। क्या बोलते हैं? पुल्मोनरी वेन्स। और जो लंग्स CO2 लेके जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। और ये जो लॉन्गेस्ट आर्टरीज है जो O2 कैरी करते हैं फ्रॉम द हार्ट टू ईच एंड एवरी ऑर्गेन, दैट इज कॉल्ड द अरोटा। और ये जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेना केवा। वेन का ही सबसे बड़ा वालों को वेना केवा बोलते हैं और आर्टरी का ही सबसे बड़ा वालों को अरोटा बोलते हैं। तो ये होगी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब इसको पढ़ते और समझाते हैं। We have seen in the previous section that the blood transport फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडीज़। हम लोग जानते हैं कि ब्लड के ट्रांसपोर्ट में क्या क्या होता है, फूड का होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है, इन सब चीज़ का ट्रांसपोर्ट होता है। क्लास 9 में हमने पढ़ चुका है ब्लड्स के बारे में कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड द प्लाज्मा। ब्लड के अंदर एक फ्लूइड मीडियम होता है। क्या होता है? एक फ्लूइड मीडियम होता है, और वो फ्लूइड मीडियम किसके कारण होता है? दैट इज ड्यू टू द प्लाज्मा, जिसमें सेल आर सस्पेंडेड। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन एंड डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वेस्टेज इन डिजॉल्व फॉर्म। प्लाज्मा के कारण ब्लड जो होता है वो क्या होता है? फ्लूइड फॉर्म में होता है। और प्लाज्मा जो है अपने अंदर क्या क्या लेके ट्रैवल कराती है? फूड को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को एंड नाइट्रोजन वेस्ट को। ऑक्सीजन इज कैरिड आउट बाय द रेड ब्लड
कॉर्पल सेल्स, यानी कि ब्लड के अंदर दो सब्सटेंस होते हैं कैरी करने के लिए। एक हो गया प्लाज्मा जो पानी को, नाइट्रोजन गैसेस को CO2 कैरी कराती है, और दूसरा होता है RBC जो क्या लेके घूमता है, दैट इज O2, क्योंकि हेमोग्लोबिन होता है इसमें। नाउ मेनी अदर सब्सटेंस जैसे कि सॉल्ट्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, वी दस नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश द ब्लड अराउंड द बॉडी, अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू रीच ऑल द टिश्यू एंड अ सिस्टम इन प्लेस टू इंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज। होता क्या है, अब जब लंग से O2 आ रहा है तो उसको पंप करके या फिर उनको फोर्स लगा के अलग अलग ऑर्गन तक भेजना है, और फिर उल्टा मोशन भी कराना है CO2 का, फिर हार्ट तक, फिर हार्ट से लेके लंग्स तक। तो ये सब करने के लिए हमें एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए जो इन सब चीज़ को पंप करके अपने अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचा सके। क्योंकि हमने देखा ब्लड में प्लाज्मा जो होता है वो वाटर कैरी करता है, नाइट्रोजन वेस्ट कैरी करता है, CO2 कैरी करता है, और उसमें जो हेमोग्लोबिन होता है इन द RBC रेड ब्लड सेल वो O2 कैरी करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होमोग्लोबिन। तो हमारी पंपिंग डिवाइस कौन है, दैट इज हार्ट, जिसको तुम जनरली अपने भाषाओं में ऐसे बनाते हो, बट दिस इज नॉट लाइक दिस, दिस इज लाइक दिस। मैंने बताया कि अभी मैंने जब ड्रॉ कर रहे थे तो हार्ट में क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है जिसको ऑरिकल भी बोलते हैं, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ऊपर लेफ्ट एट्रियम नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, ऊपर राइट एट्रियम नीचे राइट वेंट्रिकल, नीचे से आने वाली CO2 वाली पाइप को वेना केवा बोलते हैं, और ऊपर से जाने वाली सब जगह पाइप को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड दी अरोटा। क्या बोलते हैं उसको, अरोटा, अरोटा। उसके बाद ऊपर जाने वाली पाइप CO2 को लेके लंग्स तक, दैट इज कॉल्ड द पल्मोनरी आर्टरीज, और ऊपर से लाने वाली दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन्स, जो मैंने ऊपर बताया। ठीक है, अब द हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गेन, ये एक मस्कुलर ऑर्गेन है और इसमें कार्डियक मसल्स पाए जाते हैं, याद रखना, कार्डियक मसल्स, विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट, जो हमारे मुट्ठी से थोड़ा बड़ा है, बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना है कि कौन, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। तो उसको ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारा हार्ट। तो द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होता है, हमारे हार्ट के पास 4 चैम्बर क्यों होते हैं, देखो हमारे हार्ट के पास 4 चैम्बर क्यों होते हैं, क्योंकि एक तरीके के जो वेसल है वो क्या करता है, O2 कंटेन करता है, और एक तरीके के जो वेसल है ब्लड वेसल वो क्या करता है, CO2 कंटेन करता है। और क्योंकि एक तरफ O2 लेके आता है और O2 सेल तक पहुंचता है, दूसरी तरफ CO2 सेल से आता है और फिर बाहर भी CO2 निकलता है। तो दोनों की मिक्सिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। Now the carbon dioxide rich blood has to be reach the lungs for the carbon dioxide to be removed। कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए हमारे पास जो है जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसको हम लोग को हार्ट तक पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि वो लंग्स तक पहुंचे और CO2 आउट ऑफ द बॉडी पहुंचे। और ऑक्सीनेटेड ब्लड को हम लोग को लंग्स से लाना पड़ता है और उसको कहाँ पे ले जाना पड़ता है, अलग अलग ऑर्गन्स तक। तो वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस, हम लोग इस प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम चैम्बर ऑफ द हार्ट, सॉरी, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द चैम्बर, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एंड द लेफ्ट एट्रियम। द लेफ्ट एट्रियम relaxes when it collecting this blood and then it contract, and while the next chamber, the left ventricle relaxes so that the blood is transferred to it, and when the muscular left ventricle contract in turn, the blood is pumped out to the body and deoxygenated blood come from the body to the upper chamber of the left, right and right atrium. So it relaxes, and as the right atrium contract, the corresponding lower chamber, the right ventricle dilates. This transfer blood to the right ventricle, which in turn pumps it to the lungs for the oxygenation. Since ventricle have to pump blood into various organs and they have thicker muscular walls than the artery do, and the walls ensure that the blood does not flow backward when the atria or ventricles contract. होता क्या है, जब भी कभी भी
हमें सबसे पहले क्या होना होता है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग को लंग्स से लेके कहाँ पे आना पड़ता है, लंग्स से पहले लेफ्ट एट्रियम में लेके आना पड़ता है। उसके बाद जब ये रिलैक्स करता है तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल पे आता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, पंप होते हैं और किसके थ्रू पहुंच जाते हैं, अरोटा के थ्रू अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। उसके बाद वेना केवा जो होता है CO2 अलग अलग ऑर्गन से लेके आता है और लेफ़्ट एट्रियम में पहुंचता है। और लेफ़्ट एट्रियम में जब वो एक बार पहुंच गया, उसके बाद ये क्या करता है, इसमें वेल्व्स होते हैं कि ब्लड एक बार रिलैक्स होकर नीचे चला जाए तो दोबारा वापस रिट्रीट ना करे और ऊपर आ जाए। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद निकल जाता है किसके थ्रू, उसके बाद ये पुल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ निकल जाता है, दैट इज़ फॉर द लंग्स और टू बीइंग आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर जाने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, यही पूरी प्रोसेस होती है। लंग्स से O2 आता है, हार्ट पंप करता है, हार्ट पंप करके ऑर्गन तक भेजता है, फिर ऑर्गन से CO2 आता है राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम से वो रिलैक्स होता है तो राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है, फिर राइट वेंट्रिकल उसको पंप करती है तो पल्मोनरी आर्टरीज में पहुंचता है जिससे वो आउट ऑफ द बॉडी लंग्स पे पहुंच जाता है। ठीक है, अब इन सब चीज़ों और इन सब खेल के बाद एक और चीज़ कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है वो होता है आर्टरी, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेन। वेन में वेल्व्स होते हैं, जैसे तुमने यहाँ देखा। ये वेल्व्स क्यों होते हैं, ये वाल्व्स होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा रीट्रीट फ्लो ना करे, क्योंकि एक बार चला जाए तो फिर इनकी जो वॉल में ना उतना फोर्स नहीं लगता है जितना, क्योंकि इसमें तो हम लोग पुश लगाते हैं तब ये बाहर जाता है और नीचे फ्लो करता है, लेकिन इसको तो हम लोग को लेके आना पड़ता ना, तो इसको वापस इसको लेके आना पड़ता। तो अगर बीच में वॉल्स नहीं होंगे, जैसे कि ये ऐसे ऐसे ऊपर ट्रैवल करता है, तो अगर इसमें वॉल्स नहीं होंगे तो ब्लड वेसल्स नीचे ट्रैवल कर जाएंगे। इसीलिए इनमें वॉल्स होते हैं कि ब्लड वेसल्स ऊपर ही ट्रैवल करता रहे और हार्ट तक पहुंच जाए, जहाँ पे वो पंप होके फिर कहाँ पहुंच जाए, लंग्स में पहुंच जाए। और आर्टरी की जो वॉल होती है वो भी बहुत थिक होती है एज़ कम्पेयर टू वॉट, वेन। ऑक्सीजन इंटर, देखो यहाँ ये हो गया लंग्स, लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर अरोटा से ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। इसमें वेल्व्स होते हैं वेन में, क्योंकि ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से रिट्रीट न करे, क्योंकि उनका अपवर्ड साइड मोशन होता है और ये ज़्यादा थीकन होते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। देखो यहाँ लिखा है देन दे हैव द थीकर मस्कुलर वॉल देन द आर्टियर डू, क्योंकि इनको ये जो पंपेड ब्लड को कैरी करते हैं ना, मतलब कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं वो पम्प्ड होते हैं, तो इनमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो इनको उस प्रेशर को सहने के लिए थीक वॉल चाहिए ना, इसीलिए आर्टरी का मोटा चमड़ी होता है देन द वेन, और फिर वेन जो होती है उनमें वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू डज नॉट कैरिंग द रिट्रेशन ऑफ द ब्लड। ऑक्सीजन इंटर द ब्लड इन द लंग्स, जैसे वो इंटर करता है, देखो मैं तुम्हें पूरी चीज़ एक समरी में बता देती हूँ कि तुम कंफ्यूज ना हो। तुम्हारे पास लंग्स है, ठीक, जैसे लंग्स क्या होता है, से O2 आता है, वो क्या होता है, वो लेफ्ट एट्रियम में घुसता है, फिर वो रिलैक्स करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में घुसता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है तो फिर ये ऑक्सीजन ऑर्गन्स तक पहुंचता है, और ये पंप करता है तो बहुत प्रेशर होती है ब्लड में, बहुत स्पीड भागती है, तो इनको मोटी वॉल की ज़रूरत पड़ेगी उस प्रेशर को सहने के लिए। इसीलिए जो अरोटा होता है वो उनके पास थीक वॉल होती है और इनके पास वेल्व्स नहीं होते। बाकी ऑर्गन से CO2 जाता है राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर राइट वेंट्रिकल में जाके ये पंप होता है और फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स पे पहुंच जाता है, और इनमें वाल्व्स होते हैं क्योंकि रिट्रीशन ना हो ब्लड की। नाउ उसके बाद पढ़े तो द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज़ यूजफुल टू कीप द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। ये इनमें डिस्टिंक्शन क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो, and allows a highly efficient supply of oxygen to the body. This is useful in animals that have energy need, such as birds and mammals which constantly use energy to maintain their body temperature. अब जिनके पास proper distinction होता है to carry the oxygenated और deoxygenated blood, उनके
लिए बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत आसान होता है। जैसे हमारे लिए हमें अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना एज पर टू द कोल्ड एंड एज पर टू द समर ये ईजी होता है। बट अदर ऑर्गेनिज्म जिनके पास 4 चैम्बर ना होके 2 चैम्बर या 3 चैम्बर होते हैं, उनके पास ये चीज़ हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इन एनिमल्स के पास दे डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस। द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर इन द इन्वायरमेंट। बॉडी वैसे ही टेम्परेचर अडेप्ट कर लेता है जैसे इन्वायरमेंट में है। वैसे एनिमल्स को एम्फीबियंस बोलते हैं। और एनी रेप्टाइल्स हैव द 3 चैम्बर्ड हार्ट्स एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स। तो जैसे मतलब हमें क्या होते हैं, हमें अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज करने के लिए एबिलिटी होती है। बट मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास 4 चैम्बर्ड ब्लड नहीं होते, 4 चैम्बर हार्ट नहीं होते, चाहे 2 चैम्बर होते हैं या फिर 3 चैम्बर्ड होते हैं, तो जैसा इन्वायरमेंट होता है वो वैसा ही क्या करते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे हम गर्मी में भी ठंडा हो सकते हैं और ठंडा में भी गर्मी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 चैम्बर्ड ब्लड है। हमारी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी मिक्स नहीं होती। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि ये एनिमल्स के लिए बहुत एफिशिएंट होता है। ये जो सेपरेशन होता है हार्ट का, ये बहुत अच्छा होता है एनिमल्स के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई होती है बॉडी में। और ये यूजफुल होता है एनिमल टू हैव द हाई एनर्जी नीड्स सच एज द बर्ड्स एंड द मैमल्स विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी। हम क्योंकि अगर प्रॉपर डिस्टिंक्शन होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो हमें एनर्जी ज़्यादा मिलेगी और हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन यही चीज़ गलत होता है और यही चीज़ अलग होता है इन केस ऑफ दोज एनिमल जिनमें 2 या 3 चैम्बर्ड होते हैं। वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन ही नहीं कर पाते, गर्मी में ठंडा में गर्मी कभी कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए fishes on the other hand have only the 2 chamber to their hearts and the blood is pumped to the gills and is oxygenated there and passes directly to the rest of the body. इसलिए blood goes only once through the heart in the fish and during one cycle of the passes through the body. अब फिश में क्या होता है, फिश में फिश में क्या होता है, फिश में जैसे वो ऑक्सीजन को इनटेक करती है, गिल से पास होता है, फिर वो ब्लड वेसल्स के थ्रू, मतलब कि जो कंटेन करते हैं ब्लड, उससे डायरेक्टली वो हार्ट में जाता है, एक बार पंप होता है और फिर आउट ऑफ द बॉडी चला जाता है। तो जो पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड दस ब्लड, उसका कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, डायरेक्ट अंदर गया, यूटिलाइज हुआ, बाहर आ गया, इज ऑक्सीनेटेड देयर एंड पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट, एक ही बार जाता है हार्ट के पास इन द फिश और ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी। दूसरी तरफ इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन द अदर वर्टेब्रल्स। दिस इज नोन एज अ डबल सर्कुलेशन, क्योंकि फिश के पास एक ही चैम्बर होता है, तो एक बार ब्लड आया, वहाँ रहा, पंप हुआ, दूसरी बार में चला गया। जिनके पास 2 बार होता है उनके पास क्या होता है, डबल बार क्या होती है, पंपिंग होती है, ठीक है, डबल बार पंपिंग, सॉरी, अगर जिनके पास 2 बार होती है तो ब्लड उस हार्ट से 2 बार सर्कुलेट करता है। तो दिस इज हाउ द सर्कुलेशन प्रोसेस टेक प्लेस। और हमें सर्कुलेशन प्रोसेस की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमें बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है। जैसे मैमल्स और बर्ड्स अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं ड्यू टू हैविंग द 4 चैम्बर्ड ब्लड, वही चीज़ कुछ एनिमल्स जिनके पास 2 या 3 चैम्बर्ड होते हैं, दे आर अरेंट एबल टू मैनेज देयर बॉडी टेम्परेचर। और वो क्यों नहीं कर पाते अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन, जस्ट बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड। फिश के केस में तो ब्लड आता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है, सेल के द्वारा सेल के पास डायरेक्टली चला जाता है, यूज़ होता है, फिर बाहर आ जाता है। तो एक ही बार हार्ट से पास होता है, और बाकी जिनके पास डबल बार हार्ट से जाता है उसको हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास डबल सर्कुलेशन में होता है, ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेशन होता है और उनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। अब द ट्यूब्स एंड ब्लड वेसल्स, देखो आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट। आर्टरीज के पास हमने बताया था, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और इनमें पंपिंग होती है, तो प्रेशर जो होता है ब्लड वेसल्स के द्वारा वो बहुत हाई होता है ब्लड वेसल्स में, जिसके कारण आर्टरी की जो लाइनिंग होती है वो थिक होती है। तो आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो आर्टरीज वैसे वेसल्स होते हैं जो क्या करते हैं, बॉडी से ब्लड को क्या करते हैं, दूर ले जाते हैं, हार्ट से ब्लड को दूर ले जाते हैं, कहाँ तक, ऑर्गन तक। ये देखा ही था, आर्टी या ऑर्टा क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पंप करा के ऑर्गन तक ले जाता है, तो हार्ट से दूर ले जाता है और ऑर्गन के पास ले जाता है। इसलिए ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर द हाई प्रेशर। इसलिए जब हार्ट उसको पंप करता है तो जब ब्लड आता है और फ्लो करके ऑर्गन तक पहुंचता है तो वो हाई प्रेशर में होता है। इसलिए आर्टरीज के पास थिक वॉल होता है, जो मैंने बता चुका, एंड इलास्टिक वॉल्स होते हैं।
लेकिन वेंस जो होते हैं ऑर्गन से कलेक्ट करते हैं ब्लड्स को, फिर कहाँ पे लेके आते हैं, हार्ट तक लेके आते हैं, फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग टू द बैक टू द हार्ट. दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज ऑफ द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर द प्रेशर. क्योंकि अब उनको वॉल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नहीं सॉरी थिक वॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई हार्ट थोड़ी ना पंप करता है, वो डायरेक्टली ऑक्सीजन लेते हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेते हैं ऑर्गन से और उसको कहाँ पहुँचा देते हैं, ऊपर हार्ट के पास पहुँचा देते हैं ना. किसके पास? ऊपर हार्ट के पास. तो इनके पास या इनको जो होता है, इनकी मतलब इंस्टेड दे हैव वेल्स दैट इंश्योर दैट द ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन. तो यही बोलते हैं कि जो इसमें जो है ब्लड्स को एक डायरेक्शन में जाना होता है, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में. तो ब्लड का दोबारा फ्लो ना हो तो इनमें क्या प्रेजेंट होता है, एक दीवार, जिसको हम लोग वेल्व्स बोलते हैं. क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो ब्लड अगर नीचे आ गया तो फिर हार्ट तक पहुंचेगा कैसे, तो इसीलिए उसमें क्या होता है, वेल्व्स होते हैं. और आर्टरी जो होता है वो ऑर्गन से क्या करता है, ब्लड्स लेते, ब्लड बोलते हैं, ऑर्गन से ब्लड में सब्सटेंस लेते हैं और उसको लेके कहाँ जाता है, आर्टरी से. मतलब इसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑर्गन टू हार्ट होता है, बट इन केस ऑफ द पल्मोनरी इन केस ऑफ द आर्टरी इट इज फ्रॉम द हार्ट टू ऑर्गन. ठीक है. अब on reaching an organ or tissue, the artery divide into the smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. जब तुम एक बार मतलब ऑर्गन या टिश्यू पे पहुंच जाओ तो जो आर्टरी होता है वो छोटे छोटे वेसल्स में डिवाइड होता है. क्यों? क्योंकि वो ब्लड को कांटेक्ट में लाता है विथ ऑल द इंडिविजुअल सेल. अगर अकेले इंडिविजुअल सेल्स के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो सब जगह ऑक्सीजन कैसे पहुंचाएगा. और आर्टरी का ही काम होता है कि वो ऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट से पंप करा के सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाए. तो मान लो ये सेल छोटा सा है तो इसके पास बड़ी बड़ी आर्टरी तो नहीं घूमेगी ना, तो इसके पास ब्लड वेसल्स ऐसे आके चला जाता है और यहाँ पे छेदा छेदा टाइप के छोटे वेसल्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरीज. इसीलिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ से O2 लेने का और CO2 देने का, सो दैट CO2 यहाँ से क्या बन गया, वेन, और यहाँ से क्या बन गया, आर्टरी. तो वही बोल रहा है, जो स्मॉल वेसल्स हैव द वॉल विच आर वन सेल थिक, मतलब बहुत पतली, उसको कैपिलरीज बोलते हैं. और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल एंड द वेसल्स कैन बी टेकन प्लेस थ्रू दिस कैपिलरीज एंड कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द वेन दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू. जो क्या करता है, ऑर्गन या टिश्यू से ब्लड को दूर ले जाता है, ऑर्गन या टिश्यू से ब्लड को दूर ले जाता है हार्ट तक. अब मेंटेन बाय द प्लेटलेट. व्हाट हैपन इफ द सिस्टम ऑफ द ट्यूब डेवलप अ लीक. अगर सिस्टम ऑफ ट्यूब में अगर लीक हो गया, मान लो ब्लड वेसल्स में लीक हो गया, तो वो ब्लड वेसल्स दोबारा ला के ब्लड में घुसाने का काम किसका होता है, लिम्फेटिक सिस्टम का. किसका होता है, लिम्फेटिक सिस्टम का. लिम्फेटिक सिस्टम जो होते हैं वो ब्लड वेसल से उनमें लीकेज है तो इससे जो ब्लड मटेरियल निकल रहा है ये उसको कैरी करके दोबारा ले जाते हैं. और इनके पास सिर्फ WBC होता है, दैट इज वाइट ब्लड सेल. जो भी यहाँ से मटेरियल निकल रहा है उन सबसे पहले, उन सबके बैक्टीरियल पैथोजन से पहले लड़ते हैं, फिर उसको साफ सुथरा करके वापस ब्लड में लाके छोड़ देते हैं. तो व्हाट हैपन अगर सिस्टम जो है लीकेज हो, थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग. उस सिचुएशन के ध्यान दो जब हमारे में कोई चोट लग जाती है और ब्लीडिंग होता है. नॉर्मली लॉस ऑफ ब्लड होता है, ब्लड निकलती है. क्यों? देखो कहीं पे भी चोट लग जाती है, मान लो ये पोर्शन है जहाँ पे चोट लग गई, जब चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग क्यों होती है, बहुत सारी ब्लीडिंग क्यों होती है. ब्लीडिंग इज ड्यू टू कि यहाँ पे जब बाहर के कांटेक्ट में हमारे स्किन के अंदर वाला मटेरियल होता है तो पैथोजन के आने का डर होता है, बैक्टीरियल थिंग्स का. तो उससे लड़ने के लिए हमारे ब्लड जो है वो WBC को भेजता है और ब्लड में ही WBC होता है. इसलिए तुम्हें लगता है ब्लड क्यों निकल रहा है, जितना ब्लड निकलेगा मतलब उतना WBC लड़ रहा है तुम्हारे बाहर के पैथोजन से कि अंदर मत आओ, अंदर मत आओ, अंदर मत आओ. ठीक है. नाउ इसीलिए लीकेज वुड लेड टू लॉस ऑफ प्रेशर वुड विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम. अगर कहीं पे भी लीकेज होगा तो ब्लड की लॉस होगी और ब्लड की लॉस होगी तो साथ ही साथ क्या होगा, सिस्टम का जो फंक्शनिंग है वो मिनिमाइज होगा. और इसके साथ साथ लीकेज जो है वो क्या करेगा, प्रेशर टू द लॉस ऑफ प्रेशर भी कराएगा और एफिशिएंसी जो होगी पंपिंग सिस्टम की वो भी ख़त्म होगी. इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ब्लड के पास प्लेटलेट्स होते हैं. तो जब भी कभी तुमको घाव लगता है तो खून सूखता है, अल्टीमेटली जितना पैथोजन को लड़ना होता है वो रख देता है, उसके बाद वो खून जो उसके ऊपर सूख जाता है, एक पपड़ी बन जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं वो ड्यू टू द प्लेटलेट होता है. तुम्हारे पास प्लेटलेट बॉडी में होता है जो तुम्हारे किसी भी घाव के
ऊपर में एक लेयर बना देता है, जिसके कारण ब्लड का फ्लो अब ज़्यादा नहीं होगा। ब्लड का फ्लो ज़्यादा नहीं होगा तो जितनी रिक्वायरमेंट चाहिए थी उस पैथोजन से लड़ने के लिए उतनी ब्लड इसने निकाला और बाकी एक लेयर बना दी। उसके बाद अपना पंपिंग सिस्टम पहले जैसा ही चल रहा है। तो विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड plug this leaks by helping to clot the blood at this point of injury। इसीलिए जो प्लेटलेट होता है वो पूरे ब्लड वेसल्स के साथ घूमता है और जहाँ जहाँ लीकेज होता है वहाँ पे एक नॉट मार देता है। लिम्फ, ये एक अनदर टाइप का फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्टेशन में इंपॉर्टेंट होता है। इसको लिम्फ बोलते हैं और टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द कैपिलरीज, जो भी कैपिलरीज के वॉल्स में क्या होता है, छेद होता है, मतलब कैपिलरीज क्या होता है, दीज आर द वन लेयर सेल, और इसमें जो छोटे छोटे होल्स होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द O2 फ्रॉम द सेल एंड O2 फ्रॉम द वेसल्स टू सेल एंड द CO2 फ्रॉम द सेल टू वेसल्स। इसके दौरान जो होता है बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो लीक हो जाते हैं और ये लीकेज पार्टिकल को दोबारा सेल में लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, डेट इज कॉल्ड लिम्फ नोड। तो सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड वेसल्स escape into the intercellular space and in the tissue form in the tissue to form the tissue fluid or lymph। it is similar to the plasma, वो प्लाज्मा की तरह ही है जो हमने पढ़ा, but colorless and contain less protein। colorless होता है लेकिन और less protein भी contain करता है। lymph drain करता है lymphatic capillaries को from the intercellular space which join to form the large lymph vessel that finally open into the large vein, and lymph carries digestive and absorb fat from intestine and drain excess fluid from extracellular space back into the blood। उसके बाद जो भी चीज़ लीकेज होता है या फिर कुछ वाटर बच गए, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट्स जो है इंटेस्टाइन से, उन सबको लाके डायरेक्टली ब्लड्स में इंसर्ट कर देता है। ये हो गई पूरी की पूरी कहानी हम में या एनिमल्स में। अब हम लोग पढ़ेंगे किस में, प्लांट्स में क्या होता है। नाउ वी हैव डिस्कस, देखो ये भी मैं समझा दूँ, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है वो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, सॉरी जाइलम वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो होता है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों तरफ भागता है, कहीं भी भाग सकता है, बट जाइलम जो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, इसके टाइप्स भी होते हैं और जाइलम नीचे से ऊपर बहता है बट फ्लोएम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर या बीच से साइड कहीं भी बह सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू। अब चलो पढ़ते हैं। अब क्या, दैट इज एंड फोटोसिंथेसिस एनर्जी। देखो वी हैव डिस्कस अर्लियर, हमने पहले ही पढ़ चुका है, प्लांट टेक इन सिंपल कंपाउंड, टेक जो प्लांट को लिया जाता है सिंपल कंपाउंड में, जैसे कि CO2 फोटोसिंथेसिस एनर्जी स्टोर्ड इन देयर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेन नेमली लीव्स। क्या होता है, प्लांट्स में जो लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है ना एंड उसमें फूड बनाने के लिए, जो स्टार्च के फॉर्मेट में होता है। दूसरे काइंड के रॉ मटेरियल जो चाहिए बिल्डिंग द प्लांट बॉडीज विल ऑल्सो हैव टू बी टेकन अप सेपरेटली। जैसे कि प्लांट्स में सॉइल जो है नियरेस्ट एंड रीचेस्ट सोर्स है रॉ मटेरियल का, जैसे कि नाइट्रोजन का, फोस्फोरस का एंड अदर मिनरल का। जो एब्जॉर्प्शन इन सब्सटेंस का देयरफॉर अकर थ्रू द पार्ट इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, और रूट्स से क्या होते हैं, मिनरल्स और वाटर ऊपर आते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ थ्रू द हेल्प ऑफ द जाइलम। ठीक है, now if the distance between the soil containing organ and the chlorophyll containing organ are small then the energy and raw material can easily diffuses to all। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस जहाँ पे खाना बन रहा है और जहाँ से पानी आ रहा है वो कम है तो जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन अगर डिस्टेंस बड़ी हो गई प्लांट बॉडी डिजाइन में तो डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल इन लीव्स एंड द एनर्जी इन द रूट्स। तो इसके कारण जो है वो प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा। तो प्रॉपर सिस्टम जो चाहिए हमें ट्रांसपोर्टेशन का इज देयरफॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशन। अब क्या होता है, अगर मान लो अगर कोई पेड़ छोटा है तो रूट से मिनरल्स लेके ऊपर जाके खाना बनाने में आसानी होगी, लेकिन वही पेड़ अगर बहुत बड़ा है तो रूट से लेके पानी मिनरल्स ले जाके ऊपर से बाकी रॉ मटेरियल लेके खाना बनाने में और दिक्कत होगी, क्योंकि रूट्स बहुत बड़ा हो गया कि कब पहुंचेगा पानी और कैसे लाएंगे पानी। इसलिए बोल रहा है अगर डिस्टेंस सॉइल कंटेनिंग ऑर्गेन एंड क्लोरोफिल ऑर्गेन वो अगर छोटा हो तो एनर्जी एंड रॉ मटेरियल वो ईजिली पता हो जाएगा, लेकिन वही चीज़ ना जाने कितने बड़े पेड़ होगा तो उसमें एनर्जी जो है और रॉ मटेरियल जो होता है वो
वो जो होगा डिफ्यूजन प्रोसेस जो होगा रॉ मटेरियल का या फिर एनर्जी का, दैट कैन नॉट बी टेक प्लेस ईजिली। इसलिए हमें एक प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत है, जिस सिस्टम का नाम है फ्लोएम एंड जाइलम। एनर्जी नीड डिफर बिटवीन द डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन। प्लांट डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडीज हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल इन मेनी टिश्यू। प्लांट जो होता है वो मूव नहीं करता है, याद रखना, तो वो बढ़ते जाता है, तो उसमें एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है और जो प्लांट वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, जिसके कारण प्लांट के पास लोअर एनर्जी नीड्स होती है दैट यूज relatively slow transport system. The distance over which transport system have to operate however can be very large in plants such as very tall trees. तो ये ज़रूरी नहीं है कि तुम इस बेसिस पे करो कि जितना एनर्जी तुम्हें मिलेगा उस हिसाब से तुम रॉ मटेरियल और वाटर का ट्रांसपोर्ट करोगे। इसके पास प्लांट्स के पास खुद का एक सिस्टम होता है जिसको जाइलम एंड फ्लोएम बोलते हैं, जिससे वो वाटर एंड एनिमल्स को जहाँ चाहे वहाँ पे फ्यू सेकेंड्स में उठा सकती है और अपना प्रोसेस को कैरिड आउट करा सकती है। और वही प्रोसेस हेल्प होता है हमें किस लिए, इन द केस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्लांट्स। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो मूव करता है जो एनर्जी हमारे पास स्टोर है, दैट इज फ्रॉम लीव एंड द रॉ मटेरियल फ्रॉम द रूट्स। लीव्स एंड रॉ मटेरियल से जो एनर्जी स्टोर के तुमने खाना बना के उसको अलग अलग जगह तक पहुंचाता है, और रूट से। तो ये जो दो पाथवे विच इज कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज कंडक्टिंग ट्यूब, एक हो गया जाइलम जो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए है, और एक हो गया फ्लोएम जो फूड ट्रांसपोर्ट के लिए। ये फूड एंड मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल एंड द फ्लोएम इज यूज फॉर द फोटोसिंथेसिस में जो फूड बन रहा है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। Whether they are synthesized to the other part of the plant, we have studied the structure of this tissue in detail of class 9. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर क्या होता है, पानी का ट्रांसपोर्ट। जाइलम टिश्यू में वेसल्स, ट्रैकिएट्स ऑफ द रूट, स्टीम्स एंड द लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स एंड रीचिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देखो जाइलम टिश्यू में जो है, ठीक, इसमें जाइलम टिश्यू में वेसल्स एंड ट्रैकिएट्स ऑफ द roots, stems and the leaves are interconnected to form the continuous system of the water conducting channel. जाइलम एक ऐसा टिश्यू है जो प्लांट्स को हेल्प करता है वाटर और मिनरल को रूट से उठा के अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक लेके आना, सो दैट वो फर्दर प्रोसेस कैरिड आउट कर सके, ठीक है, और एक कॉन्टिन्यूअस वाटर कंडक्टिंग चैनल बनाए टू रीच ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये वाटर को ऊपर लेता है, तो अल्टीमेटली ये जो जाइलम है वो हमेशा यूनि डायरेक्शनल होगा, कभी बाय डायरेक्शनल नहीं होता, एक ही तरफ जाएगा नीचे से ऊपर, ठीक है। रूट स्पेस सेल इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप द आयंस एंड दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयन बिटवीन द रूट एंड द सॉइल, ठीक है। एंड water therefore moves into the root from the soil to eliminate the difference, and this means that there is a steady movement of water into the root xylem and creating a column of water that is steadily pushed upward. अब क्या होता है, अब जैसे रूट होता है, प्लांट्स में रूट होता है, तो रूट से क्या होता है, रूट जो है एक आयंस का डिफरेंस क्रिएट करता है। रूट में जो भी सेल कांटेक्ट में होते हैं सॉइल के साथ, उनके बीच में आयंस का डिफरेंस होता है। टेकअप आयन जो रूट्स होते हैं सॉइल के साथ, वो आयंस ले लेते हैं, तो फिर दोनों के बीच में आयंस का डिफरेंस होता है। इस आयन के डिफरेंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है वो H2 ऊपर वाला रूट्स लेता है। तो जब वो H2 ऊपर वाले रूट्स के साथ देता है, इसलिए धीरे धीरे पानी ऊपर ट्रांसपोर्ट करता है, और यही कारण होता है पानी के ट्रांसपोर्टेशन का इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो जो प्रेशर होता है बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू बी इनफ टू मूव वाटर ओवर द हाइट, एंड दैट वी कॉमनली सी इन प्लांट्स, एंड प्लांट यूज अनदर स्ट्रेटेजी टू मूव वाटर। एक तो ये हो गया आयंस का डिफरेंस, और दूसरा हो गया ट्रांसपीरेशन। मान लो ऊपर से स्टोमेटा से पानी निकल रही है और प्लांट में पानी की कमी हो गई, तो जब ऊपर से निकल रही है तो रूट्स पे भी प्रेशर आएगा कि वो भी पानी को ऊपर लेके आए। इसीलिए इस टाइम भी क्या होता है, ट्रांसपीरेशन टाइम पे भी वाटर का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है रूट्स के द्वारा, और आयंस का डिफरेंस बिटवीन दी सॉइल एंड द रूट इसमें भी होता है, ठीक है। समझ आ गया ट्रांसपीरेशन इन प्लांट एंड ट्रांसपीरेशन इन एनिमल। अब कुछ और चीज़, दैट इज प्रोवाइडेड दैट प्लांट हैज़ एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर। प्लांट में जैसे हो तैसे क्या हो रहा है, वाटर की सप्लाई मिल ही रही है दो तरीके से, एक मैंने बताया ट्रांसपीरेशन, एक हो गया आयन। तो यहाँ पे भी बस वही बताएगा
The water which is lost through the stomata is replaced by the water from the xylem in the leaf. In fact, evaporation of water molecule from the cell on a leaf create a suction which pull the water from the xylem cell of the root, and the loss of water in the form of vapor from the aerial part of the plant is known as the transpiration. वही चीज बताया कि जब स्टोमेटा से पानी सनलाइट के थ्रू इवापोरेट होता है तो नीचे रूट्स पे एक प्रेशर जमा करती है कि क्या करो, वाटर जो है वो इवापोरेट कर रहा है, इसीलिए तुम ऊपर लाओ उस वाटर के जगह को फिल करने के लिए। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपीरेशन। इसलिए ट्रांसपीरेशन हमें एब्जॉर्प्शन में, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर में हेल्प करता है और मिनरल डिजॉल्व इन द फॉर्म ऑफ द रूट ऑफ द लीव्स। ये हमेशा टेम्परेचर रेगुलेशन में भी काम करता है। जो इफेक्ट होता है रूट प्रेशर का इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट। और जो ये रूट का जो प्रेशर होता है ट्रांसपोर्ट करने में वाटर का, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है नाइट में। ड्यूरिंग द डे जब स्टोमेटा ओपन होता है तो जो ट्रांसपीरेशन है वो मेजर ड्राइविंग फोर्स हो जाता है वाटर के मूवमेंट पे। लेकिन जब रात में सनलाइट नहीं रहता तो वाटर का इवोपोरेशन नहीं होगा, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस नहीं होगा, इसलिए जाइलम आयंस के डिफरेंस से ही क्या कर लेता है, वाटर को खींच लेता है। अब फूड एंड अदर सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस आर मूव फ्रॉम लीव वेयर दे आर फॉर्म टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये जो ट्रांसपोर्ट होता है सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस का, उसको हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलते हैं और इट अकर्ड इन द पार्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। और ये कहाँ होता है, वेस्कुलर टिश्यूज में होता है। वेस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, जिसको हम लोग फ्लोएम बोलते हैं। तो जैसे जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो दिन के दौरान सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अकर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस को छोड़ो तो जो फ्लोएम जो है वो एमिनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है और अदर सब्सटेंस को। ये सब्सटेंस स्पेशली डिलीवर्ड किया जाता है स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द रूट्स को, फ्रूट को एंड सीड को एंड टू ग्रोइंग ऑर्गन को। और द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड द अदर सब्सटेंस टेक प्लेस इन द सीवी ट्यूब विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल विद बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये जो फ्लोएम में अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, वो क्यों होती है, क्योंकि एक तरफ सीवी ट्यूब होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, कंपेनियन सेल होता है। और यही हेल्प करता है इसको हम लोग क्या करने में, दैट इज मूवमेंट ऑफ बोथ इन द बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन में क्या, फूड मटेरियल की मूवमेंट करने में इन द फ्लोएम। किसमें, फ्लोएम में। समझ आई। और फ्लोएम कितने टाइप का होता है, दैट इज द सीवी ट्यूब, कंपेनियन शेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। उसी तरह जाइलम कितने टाइप का होता है, ट्रेकिएट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्केलेन्काइमा या जाइलम फाइबर। अनलाइक द ट्रांसपोर्ट इन जाइलम, जैसे कि जाइलम में वाटर ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल होता था विच कैन बी लार्जली एक्सप्लेन बाय फिजिकल फोर्सेज, द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। यहाँ पे जो ट्रांसलोकेशन होता है एनर्जी, ये फूड मटेरियल का इन द फ्लोएम, वो एनर्जी के कारण होता है, ना कि ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के कारण। और किसके कारण, ना कि ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के कारण और एक आयंस के डिफरेंस के कारण। तो मटेरियल जैसे कि सुरुकोज वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं फ्लोएम टिश्यू को, जिससे उनको एनर्जी मिलता है और उस एनर्जी के थ्रू वो बाई डायरेक्शनली कहीं भी सेल के पहुंच जाते हैं। दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर और द टिश्यू कॉजिंग द वाटर टू मूव इन टू इट एंड द प्रेशर मूव द मटीरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटीरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड। फॉर एग्जाम्पल इन द स्प्रिंग सुगर stored in root or stem tissue would be transported to the birds which need energy to grow। क्या किया जाता है, देखो, क्योंकि फ्लोएम में कोई भी प्रॉपर प्रोसेस नहीं होता, जस्ट लाइक ट्रांसपीरेशन और जस्ट लाइक ड्यू टू दी प्रोसेस ऑफ आयंस डिफरेंस, इनको एनर्जी चाहिए होती है और वह एनर्जी इनके पास कहाँ से मिलती है, सुरुकोज से मिलती है। और जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, वाटर का प्रेशर बढ़ता है, तो जो टिश्यू होता है जहाँ पे वाटर है, कॉजिंग वाटर टू मूव इट, तो जो टिश्यू होता है, देखो, इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू, जैसे टिश्यू का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाए तो वो वाटर को मूव कराता है। और जो प्रेशर है
ऑस्मोटिक प्रेशर वो मटेरियल को भी मूव कराता है फ्लोएम में टू टिश्यू विच हैव द लेस प्रेशर, एंड ये जो अलाउ मतलब हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर तक क्या करती है, फूड मटेरियल की मूवमेंट कराती है इन द फ्लोएम, और ये अलाउ करता है फ्लोएम को कि वो मूव करे एज पर द प्लांट नीड, जहाँ जहाँ पे भी लो कंसंट्रेशन बन गया वहाँ से हाई कंसंट्रेशन, खाना जहाँ जहाँ से बना है वहाँ लो कंसंट्रेशन तक हाई कंसंट्रेशन में बदलना है। तो इन द स्प्रिंग्स में जैसे शुगर जब स्टोर्ड होता है रूट और स्टेम में, तो उसको हम लोग बर्ड्स तक पहुंचाते हैं, क्योंकि गर्मी के टाइम में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, प्रेशर ज़्यादा रहती है, तो जो फ्लोएम से फूड ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए जो उनको एनर्जी मिलती है दैट इज़ फ्रॉम द रूट एंड द स्टेम। तो आफ्टर दिस वी हैव टू डिस्कस द एक्सक्रीशन। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, अब हम लोग का एक्सक्रीशन समझना है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ऑर्गेनिज्म गेट राइड ऑफ द गैसेस वेस्टेज जनरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। हमने अभी 3 प्रोसेस ऑलरेडी कवर कर दिया, इंजेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी कन्वर्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एक बार एक्सप्लेन कर दूं तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में सबसे पहले ह्यूमन बींग्स में बात किया जाए तो लंग से O2 लाया जाता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, फिर लेफ्ट एट्रियम में घुस के रिलैक्स होता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में घुस के कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर अरोटा के थ्रू ऑर्गेन्स तक पहुंचता है, ऑर्गेन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके राइट एट्रियम में पहुंचता है, फिर रिलैक्स होता है, फिर राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है, फिर जहां से वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाता है, फिर वहां से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अनदर थिंग इज दैट कि जब भी ब्लड वेसल से लीकेज होती है तो वो लीकेज से हमारी पंपिंग प्रोसेस का मेथडिंग घट जाता है, या पंपिंग प्रोसेस की फंक्शनिंग घट जाती है। उस चीज़ को ठीक करने के लिए हमारे पास प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज्मा वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट या WBC सब कंटेन करती है। खाली रेड ब्लड सेल होता है जो ऑक्सीनेटेड ब्लड को कंटेन करता है, इसलिए हमारे ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन इज एफिशिएंट टू कैरी द ऑक्सीजन विद इट। अनदर थिंग इज दैट कि क्या जब हम लोग प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन की बात किया जाए तो प्लांट्स अगर नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन की बात किया जाए, जब हमारे पास कोई सिस्टम ना हो तो, या कोई फंक्शनिंग का सिस्टम ना हो, तो प्लांट्स में अगर छोटे प्लांट्स है तो ट्रांसपोर्टेशन फटाफट वाटर और मिनरल रूट से कैरी हो जाएंगे, लेकिन जब बड़े बड़े प्लांट्स होंगे तो उसमें तुम कैसे कैरी करोगे। उसके कारण क्या होते हैं, प्लांट्स में 2 तरीके के सिस्टम होते हैं, 2 तरीके के बोल सकते हो, 2 तरीके के तुम्हारे पास एक बनाया गया है गॉड के द्वारा प्लांट्स में एक ऐसा फंक्शनिंग जिसमें वो फ्लोएम और जाइलम के मेथड्स के थ्रू, या फ्लोएम एंड जाइलम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ये ऑर्गेनल्स है जो तुम्हारे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। जैसे फ्लोएम फूड मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन करती है जो बनता है, लेकिन फूड मटेरियल की जब ट्रांसपोर्ट करती है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ना कि कोई भी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की या फिर आयंस के डिफरेंस की। तो वो एनर्जी कहाँ से लेती हैं, तो वो एनर्जी जो होती है, जो भी फ्लोएम को जाती है वो प्रेशर से लेती है, और वो ऑस्मोटिक प्रेशर से जब उसको एनर्जी मिलती है तो वो जहाँ भी प्लांट्स को नीड हो, लोअर कंसंट्रेशन जहाँ पे अकर्ड हो रहा है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू फ्लोएम सब तरफ डायरेक्शनली जा सकती है और वहाँ पे उस लोअर कंसंट्रेशन को फुलफिल करके के क्या बना देती है, नॉर्मल कंसंट्रेशन बना देती है। अनदर थिंग इज दैट जाइलम वैसा एक ऑर्गेनल्स है जो कि ऑस्मोटिक यानी कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन करता है, और जाइलम जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन करने में क्या करता है, कुड यू अंडरस्टैंड क्या करता है जाइलम वाटर ट्रांसपोर्टेशन में। देखो जाइलम जो होता है वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, जाइलम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए क्या करता है, देखो अंडरस्टैंड एंड मेन। देखो जाइलम जो होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है 2 प्रोसेस के अकॉर्डिंग, ट्रांसपिरेशन या फिर तुम्हारा एक तो ट्रांसपिरेशन और एक आयन का डिफरेंस। जब रूट में रूट जो है आयंस ले लेते हैं सॉइल से, जब रूट सॉइल के कांटेक्ट में रहता है तो वो आयंस ले लेता है, जब वो आयंस ले लेता है तो देयर इज आयंस डिफरेंस बिटवीन दी सॉइल एंड दी रूट। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए H2O को रूट के पास जाना पड़ता है, और इसके कारण वाटर का अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। अनदर थिंग इज दैट, मतलब इन सब से हट के ट्रांसपिरेशन में जब दिन के टाइम पे
से पानी बाहर निकलती है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, तो पानी की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है प्लांट्स को, वो भी फिलफिल करने के लिए फिर जो है प्रेशर जनरेट होता है रूट्स में कि वो वाटर लेके आए, तो वो वाटर को फिर ज़मीन से खींचते हैं। अब इतनी बात खत्म होने के बाद हम लोग आते हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस पे। देखो, अब हम लोग हमेशा डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं गैसेस वेस्ट से जनरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन उससे छुटकारा पाते हैं। हमने देखा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड वेसल्स कैरी करता है, उसी तरह वो CO2 भी कैरी करते हैं और CO2 को एल्वियोली में लाके छोड़ते हैं और वो फिर नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर चले जाते हैं। तो गैसेस वेस्ट का जो बाहर निकालना है वो तरीका तो हमने देख लिया। नाउ अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो नाइट्रोजन मटेरियल को जनरेट करता है जो हमारे बॉडी के लिए हार्म होता है, विच नीड टू बी रिमूव्ड, वो कैसे करें? द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज होते हैं जो हमारे अपने बॉडी से निकालना होता है, उस प्रोसेस को ही एक्सक्रीशन बोलते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली हटा देते हैं उस बॉडी को बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, while as we seen in the other processes complex multicellular organism are specialized organ to perform the same function। और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि हम, जिनके पास सिंगल सेल्स नहीं होते, बहुत डिफरेंट सेल्स होते हैं अलग अलग फंक्शन करने के लिए, उनमें अलग अलग क्या होता है ऑर्गन्स होते हैं ये चीज़ कैरी कराने के लिए। तो ह्यूमन बींग्स में तुम्हें समझा देती हूँ, ह्यूमन बींग्स में ये काम करने के लिए किडनी होता है। किडनी दो होते हैं, एक लेफ्ट किडनी एक राइट किडनी। किडनी के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और जब ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाता है तो जो ब्लड से फिल्ट्रेशन होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो यूरेटर से ट्रांसपोर्ट होके कहाँ तक पहुँचता है? यूरिनरी ब्लैडर पे, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर वो एज अ यूरिन बाहर हो जाता है। यूरिन जो तुम्हारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, एक्चुअली अमोनिया डिस्चार्ज करने के लिए हमारे पास उतना पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो हम लोग यूरिया में उसको कन्वर्ट करते हैं और इसको काम कौन करता है कन्वर्ट करने का? दैट इज़ लीवर। सब में वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया ही जनरेट होता है, बट अमोनिया डिस्चार्ज हर एनिमल्स नहीं कर पाते, तो अमोनिया को अलग फॉर्म में बताया जाता है यूरिया, क्योंकि हमारे पास उतना पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। अमोनिया को सिर्फ और सिर्फ वाटर में रहने वाले एनिमल्स ही डिस्चार्ज कर पाते हैं, ठीक है। और ये बहुत टॉक्सिक होता है अमोनिया, यूरिया उससे कम होता है, अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है, इसलिए उसको डिस्चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसे कि ह्यूमन बींग्स में किडनी होता है, यूरेटर्स होते हैं, और अब यूरिनरी ब्लैडर होते हैं, यूरेट्रा होते हैं। किडनी जो होता है एबेडोमेन में होता है, मतलब कमर के पास, और दो होते हैं बैकबोन के दोनों अगल बगल। यूरिन जो किडनी में प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, वो यूरेटर से पास होता है, यूरिनरी बैडल में पहुंचता है। उसके बाद जब तक यूरिनरी बैडल फुल ना हो जाए तब तक तुम्हें एहसास नहीं होता, और वंस यू गेट दैट योर यूरिनरी बैडल इज ऑलरेडी गेट फुल, देन यू विल हैव टू एक्सक्रीट इट आउट, और तुम फिर यूरेथ्रा के थ्रू उसको हटा देते हो। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस, कैसे यूरिन प्रोड्यूस होता है? जो प्रोसेस होता है यूरिन प्रोडक्शन का या मेकिंग द यूरिन इज ड्यू टू द फिल्टर ऑफ द ब्लड। CO2 इज रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन इन द लंग्स फ्रॉम द लंग्स, और नाइट्रोजन वेस्ट जो होते हैं वो रिमूव्ड होता है यूरेथ्रा से, जैसे कि यूरिया के फॉर्म में, यूरिक एसिड के फॉर्म में, एंड आज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी, एंड इट इज़ द नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन अंटिल इन द किडनी। ये भी बेसिक ही फिल्ट्रेशन होता है, जैसे ऊपर से CO2 हुआ वैसा ही कुछ होता है, बट इसकी प्रोसेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लंग्स की तरह इन अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज, देखो ये समझाते हैं होता क्या है। जब ब्लड्स आते हैं, जो हमारे पास ब्लड है वो आते हैं, यहाँ पे कैपिलरीज जैसा एक गुच्छा प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। यहाँ से जब ब्लड आता है तो फिल्टर होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है यहाँ पे वो दे देता है, उसके बाद ये ब्लड वेसल फिल्टर होके फिर अपना चला जाता है। अनदर थिंग इज दैट उसके बाद ये ग्लोमेरुलस से जब सारे छन्नी मतलब सारे वेस्ट प्रोडक्ट को छान के कहाँ पे बोमिन कैप्सूल जैसे बड़े से एक बाउल में पहुँच जाते हैं, फिर ये ट्रांसपोर्ट होते 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 कहाँ पहुँच जाते हैं? यहाँ पे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
ये वेसल्स होता है जहाँ पे ये पूरी तरह से क्या होता है, ये वेस्ट मटेरियल पास होता है और फिर अल्टीमेटली एक कलेक्टिंग डक्ट में पहुँच जाता है और वो कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, अल्टीमेटली वाटर, जो भी वाटर एब्जॉर्प्शन होना होता है वो हो जाता है। और बाकी इस पूरे प्रोसेस के बीच में कुछ अगर बच गया अच्छा सब्सटेंस जो तुम्हारे बॉडी को रखना है, वो यहाँ से बॉडी यानी वो यहाँ से क्या होता है, चला जाता है ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बन गया तो वो वहाँ पे आ जाता है। तो उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट में पहुँच जाता है जहाँ अल्टीमेटली वाटर की एब्जॉर्प्शन हो जाती है और ऑस्मोटिक रेगुलेशन हो जाता है और अल्टीमेटली यूरेथ्रा के थ्रू यूरेटर में पहुंचता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है, फिर यूरेथ्रा से ये आउट ऑफ द बॉडी हो जाता है। अब इन सब चीज़ों के बाद यहाँ पे जो ये होता है ना, ये जो सर्कल बनता है दैट इज़ कॉल्ड द लूप ऑफ हेनरी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड लूप ऑफ हेनरी। अब पढ़ते हैं, देखो ये क्लस्टर ऑफ वेरी थीन वॉल ब्लड होता है, मतलब छन्नी टाइप का, कैपिलरीज टाइप का, जो ब्लड वेसल से छानता है। तो हर एक कैपिलरी क्लस्टर जो होता है किडनी में वो एसोसिएटेड होता है कप से एंड ऑफ कॉइल ट्यूब कॉल्ड द बोमेन कैप्सूल, और छन्नी के नीचे में एक कटोरा होता है, उस कटोरा को बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। तो और छन्नी को गोलमेरुलस बोलते हैं, जिससे ब्लड वेसल्स छान के उसी कटोरा में जाके आएगा। देन कलेक्ट द फिल्ट्रेट ब्लड, और हर एक किडनी के पास क्या होता है, नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल द नेफ्रॉन, और जो इस चीज प्रोसेस को अकर कराता है उसके नेफ्रॉन बोलते हैं। पैक्ड क्लोज टुगेदर, कुछ सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज द ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट एंड द मेजर अमाउंट ऑफ वाटर एंड आर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लोज थ्रू द ट्यूब। जब ये यूरिन यहाँ से फिल्टर होके इस ट्यूब से पास होता है और कुछ अगर तुमको एमिनो एसिड, ग्लूकोज या फिर वाटर एब्जॉर्ब करना है तो दोबारा इस वेसल्स के ड्यूरिंग तुम क्या कर सकते हो, उसको एब्जॉर्ब कर सकते हो, क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स भी घूमते हैं। जो अमाउंट ऑफ वाटर फिर रीअब्सॉर्ब्ड हो जाता है वो किस पे डिपेंड करता है, जितना एक्सेस वाटर तुम्हारे बॉडी में प्रेजेंट है एंड हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड। इसलिए यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली इंटर अ लॉन्ग ट्यूब, उसके बाद वो यूरेटर में पहुंचते हैं, फिर यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचते हैं, फिर यूरेथ्रा में पहुंचते हैं और अल्टीमेटली सिक्रीट आउट हो जाते हैं। ठीक है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचते हैं और यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर जनरेटेड, और जब प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लैडर लेड टू अर्ज टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा, द ब्लैडर इज मस्कुलर सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में होता है। सो वी हैव टू डिस्कस एल्सवेयर, एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। ये पूरी प्रोसेस होती है। एक बार यूरिन का प्रोसेस या फिर एक्सक्रीशन का प्रोसेस दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे तुम्हें समझ आए, और दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये चैप्टर यहीं पे एंड अप होता है। इस प्रोसेस में क्या हुआ, ह्यूमन बींग्स के एक्सक्रीशन में तुम्हारे पास पेयर ऑफ किडनी होता है, पेयर ऑफ यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। किडनी के अंदर एक फंक्शनल यूनिट होता है जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन में ब्लड वेसल्स जो होता है उससे छन्नी जिसको गोलमेरुलस बोलते हैं उससे छाना जाता है, और किसी एक कटोरा में जिसको बोमेन कैप्सूल बोलते हैं उसमें जाके वो सारे वेस्ट मटेरियल आते हैं। उसके बाद वो एक पाइप के थ्रू, ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करते हैं। अगर तुम्हारा को रीअब्जॉर्प्शन करना है एमिनो एसिड, ग्लूकोज या फिर किसी भी वाटर का तो तुम उस दौरान कर सकते हो। फिर कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, फिर यूरेटर में जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और अल्टीमेटली यूरेथ्रा के थ्रू आउट हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। और एक और टॉपिक है हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस जब मान लो किसी की किडनी खराब हो जाती है तो बाहर में ही किडनी जैसा प्रोसेस बनाया जाता है कि ब्लड बाहर लेके आया जाता है। यहाँ पे डायलिसिस है, ब्लड की फिल्ट्रेशन हो रही है, यहाँ पे छेद होता है, वेस्ट मटेरियल गोलमेरुलस जैसा, ये येलो वाला पार्ट में सारे वेस्ट प्रोडक्ट चले जाएंगे, फिर ब्लड फिल्टर होकर अल्टीमेटली बॉडी में चला जाएगा। तो थैंक यू फॉर सीइंग दिस लेक्चर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज़ सपोर्ट मी टू ब्रिंग मोर वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, click the bell icon. Thank you very much.